हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी अग्रवाल एंड वेलकम टू माय क्लास। हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, जो एज पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग था, जहाँ मैंने बताया था कि इंस्टीड ऑफ द सप्लायर यहाँ पे रेसिपिएंट होता है, वो किसी भी सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वही टैक्स को पे करता है। जिसमें मैंने आपको 8 स्पेसिफाइड गुड्स बताए थे कि कौन से आरसीएम में 8 स्पेसिफाइड गुड्स कवर होते हैं। देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया था 22 सर्विसेज जो हमारी आरसीएम में कवर होती है, जहां मैंने आपको 2 पार्ट में 19 सर्विसेज को कंप्लीट करवाया था। सिर्फ हमारे यहाँ पे 3 सर्विसेज बाकी है, जिसमें से 2 गवर्नमेंट का केस है और एक नॉर्मल केस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, देन उसके बाद पढ़ाया था जीटीए का केस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। देन उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट था एडवोकेट का, फोर्थ था आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, फिफ्थ था स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, सिक्स था डायरेक्टर का, 7 था इंश्योरेंस एजेंट का, 8 था रिकवरी एजेंट का, 9 फॉरेन पार्टी, 10 म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या फिर आर्टिस्ट का केस था। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग को 11 करना था जो मैंने छुड़वाया था, तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तो गवर्नमेंट का होता है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज देती, इट मीन्स ऑल सर्विसेज, सिर्फ 3 सर्विस को छोड़ के। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑल सर्विसेज, जो भी सर्विसेज देती है वो सारी सर्विसेज कवर होंगी 3 केस को छोड़ के। अगर सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट या वेसल, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो अगर हमारे कोई भी सर्विस होती है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट से, एयरक्राफ्ट या वेसल से, या किसी भी गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज होती हैं, इन 3 केसेस को छोड़कर अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज देती है तो उस केस में जो बिजनेस एंटिटी होती है वो आरसीएम में कवर होती है और बिजनेस एंटिटी ही जीएसटी को पे करती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में इनमें से कोई केस दे देगा और बोलेगा कि क्या आरसीएम एप्लीकेबल होगा, आंसर इज नो। ठीक है, अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से होता है, एयरक्राफ्ट या वेसल से होता है, या गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होती है, इन 3 केसेस को छोड़ के अगर कोई भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है, उस केस में बिजनेस एंटिटी आरसीएम में कवर होकर जीएसटी को पे करेगा। सिंपल। उसके बाद हमारा एक और केस था गवर्नमेंट का कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, यूनियन टेरिटरी है, अगर वो रेंटिंग करती है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, ऑब्वियस सी बात है हमारी गवर्नमेंट भी होती है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंटिंग करती हैं, तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंटिंग की जाती है तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो आरसीएम में कवर होगा और जीएसटी को पे करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी एजेंट वाले केस में एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसकी जो कंपनीज होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सेम उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट का कोई भी केस होता है, गवर्नमेंट कभी भी उस आरसीएम वाले केस में कवर नहीं होती, कोई भी बिजनेस एंटिटी या जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं वो आरसीएम में कवर होते हैं। तो ये आपके लिए ट्रिक पॉइंट है जिससे आप इजीली इस चीज़ को याद रख पाओगे। मैं हमेशा कहती हूँ लिंक करके पढ़ना, तो ये चीज़ अगर आपको रिकॉल होगा कि गवर्नमेंट आरसीएम में कवर नहीं हो रही है, या तो बिजनेस एंटिटी या जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो आरसीएम में कवर हो रहा है और वो जीएसटी को पे कर रहा है। ठीक है, ये ट्रिक बताया। एक मैंने और ट्रिक बताया था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन कवर नहीं होते, रजिस्टर्ड पर्सन ही आरसीएम में कवर होते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग करती है तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो आरसीएम में कवर होगा और जीएसटी को पे करेगा। सिंपल। देन इसके बाद हमारा 13 केस मैंने पढ़ाया था कि अगर ओवरसीइंग कमिटी है, ठीक है, तो आरबीआई हमारे रिस्पॉन्सिबल होती है। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है तो बैंकिंग कंपनी है, एनबीएफसी हो गया। ठीक है, बिजनेस फैसिलिटेटर का केस था, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का केस था, अदर देन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का केस था, ऑथर का केस था, लेंडर का केस था और 2 प्रमोटर के केस थे। ठीक है, तो ये 19 पॉइंट्स मैंने पढ़ाया था। अभी 2 पॉइंट्स उन्होंने कंप्लीट कर लिए, 2 गवर्नमेंट के केस होते हैं, 21 कंप्लीट हो गया। एक हमारा लास्ट बचता है 22 कि अगर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, अगर वो मोटर व्हीकल की रेंटिंग करता है किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को और अगर वो ऑप्ट करता है जीएसटी का 5% का ऑप्शन, तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आया? ये पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, आपको कंफ्यूज करता है एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे अगर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, इट मीन्स देने वाला पर्सन कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी पर्सन, बट मिलने वाला पर्सन कौन है, ओनली फॉर बॉडी कॉर्पोरेट।
ठीक है। इट मीन्स दे कोई भी सकता है बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के, बट जो रिसीव कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट ही होना चाहिए, कोई और पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए कि बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा एनी पर्सन अगर मोटर व्हीकल की अगर रेंटिंग करता है ओनली फॉर बॉडी कॉर्पोरेट को, और इस केस में जो पर्सन सप्लाई कर रहा है, रेंटिंग कर रहा है, अगर वो जीएसटी के 5% ऑप्शन को ऑप्ट करता है तो इस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, और जो बॉडी कॉर्पोरेट होगी वो आरसीएम में कवर होगी और बॉडी कॉर्पोरेट ही जीएसटी को पे करेगी, ठीक है। लेकिन अगर 12% का ऑप्शन है तब नहीं, ठीक है। मैंने लिखा है नॉट ऑप्ट फॉर 12% का ऑप्शन ऑप्ट नहीं करना चाहिए, तब तो फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट 5% के जीएसटी के ऑप्शन को ऑप्ट की है और सर्विस दे किसको रही है, ओनली फॉर बॉडी कॉर्पोरेट को, मोटर व्हीकल की रेंटिंग कर रही है, तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो ये 22 हमारा पॉइंट था। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो मेरे रिवर्स चार्ज का जो 9 सबसेक्शन 3 का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। एक छोटा सा एक और पॉइंट है, जल्दी से इसको हम कंप्लीट करते हैं। एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 का एक टॉपिक आता है कि इफ द प्रमोटर, जो बिल्डर भी होता है, ठीक है, रेसिपेंट भी है, अगर वो परचेस करता है इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, इट मीन सप्लायर, तो इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा, आंसर इज यस। आप ऐसा मत सोचना जैसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो कोई भी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी गुड्स ट्रांसफर कर रहा है किसी भी प्रमोटर को, किसी भी बिल्डर को, ठीक है, तो क्या आरसीएम एप्लीकेबल होगा, प्रमोटर लायबल होगा, आंसर इज यस, ठीक है। तो यहाँ पे यही पॉइंट बताया गया है कि अगर हमारा जो प्रमोटर है, जो बिल्डर भी होता है या रेसिपेंट कह सकते हैं, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर कोई भी इनपुट गुड्स की या कोई भी सर्विसेज परचेज करता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो इस केस में सो द प्रमोटर इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम, तो वो प्रमोटर रेसिपेंट होगा और जीएसटी को पे करेगा। इट मीन्स यहाँ पे मेन पॉइंट याद रखना क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि क्या होता है जनरली, ठीक है, मैंने आपको बताया बट वो क्या था 9 सब सेक्शन 3 में बताया था कि हर आरसीएम में कवर होने वाला बंदा रजिस्टर्ड पर्सन होता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया गया सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 में कि कहीं बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन देगा तो भी आरसीएम सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट है कि अगर प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए है तो इस पॉइंट में एडअप होगा, ठीक है। जनरली अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं आता है, इसी वजह से सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 में स्पेसिफिक दिया गया है फिर भी कि अगर प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का केस है, ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट का केस है, तो उस केस में अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने सप्लाई की भी तो भी आरसीएम एप्लीकेबल हो सकता है और प्रमोटर जीएसटी पे करने के लिए लायबल हो सकता है। तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है, जनरल पॉइंट नहीं है, क्योंकि जनरली अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं आता, इसी वजह से ये स्पेसिफिक पॉइंट है जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 में कवर है। सिंपल, ठीक है। तो कुछ भी हेक्टिक है ही नहीं आपके लिए, बहुत ही सिंपल है। आरसीएम लोगों को लगता है कि बहुत ही हार्ड है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हमने अपना आरसीएम का पूरा टॉपिक बहुत ही स्मूथली कंप्लीट किया है। मैंने कोशिश किया कि आपको हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊं, आपको वो चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। इसके मैं एमसीक्यू भी दूंगी, ठीक है। मैं टेलीग्राम चैनल, मेरा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जीएसटी एमसीक्यू बाय पिंकी अग्रवाल से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं डेली कोई ना कोई क्वेश्चंस देती हूँ, ठीक है। आप उस पर अपना आंसर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपके लिए एक एमसीक्यू के लिए एक वीडियो भी लेकर आऊँगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और आरसीएम के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आने वाले हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना, मेरे वीडियो को भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे आप डेली प्रैक्टिस इस पर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से वीडियो देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करना। थैंक यू सो मच।